सुप्रभात, मैं साक्षी सुमन और मैं जायना परवीन। हम पीएमसी केंद्रीय विद्यालय निर्माणी की छात्राएं आज आपके समक्ष कथा कथन के लिए प्रस्तुत हुए हैं। हमारी कथा का शीर्षक है वह मुस्कान जो फांसी से भी ऊंची थी, शहीद आजम भगत सिंह। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी वयं राष्ट्र जागरियं पुरोहिता। जब जब इस धरती पर अन्याय बढ़ा, जब जब किसी साम्राज्य ने ये समझ लिया कि तलवारें विचारों को बांध सकती हैं, तब तब भारत माता ने अपने आंचल से ऐसे सपूतों को जन्म दिया जिन्होंने अपने रक्त से इतिहास लिखा। भारत केवल मिट्टी नहीं, ये वेदों की वाणी है, ये बुद्ध की करुणा है, ये गुरु गोविंद सिंह का साहस है, ये महाराणा प्रताप का स्वाभिमान है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीति है, ये उन तमाम क्रांतिकारियों की लहू की निशानी है जिसका एक एक कतरा आज भी तिरंगे की शान बनकर लहराता है। कहते हैं कुछ लोग जन्म लेते हैं जीवन बिताने के लिए और कुछ इतिहास बनाने के लिए। आज की हमारी कथा ऐसे ही एक युवक के बारे में है जिसकी केवल 23 वर्ष की आयु थी, मगर साहस सदियों से भी विशाल था। वह हंसता था तो क्रांति मुस्कुराती थी, वह बोलता था तो साम्राज्य कांप उठते थे, वह चलता था तो लाखों युवक उसके पीछे पीछे चल पड़ते थे। उसका नाम था शहीद आजम भगत सिंह। 28 सितंबर 1907 पंजाब के बंगा गांव में एक बालक ने जन्म लिया। परिवार ने कहा यह बालक शुभ है और समय मुस्कुरा रहा था क्योंकि वह जानता था यह बालक एक दिन भारत का गौरव बनेगा। उसके घर में कहानियां भी देशभक्ति की, लोरियां भी वीरों की और वातावरण में एक ही शब्द गूंजता था, स्वाधीनता का। जिस घर में देशभक्ति की लौहर पल जलती है, उसी आंगन से इतिहास बदलने वाली शक्ति निकलती है। एक दिन छोटे भगत खेत में खेल रहे थे। पिता ने हंसकर पूछा, क्या बो रहे हो बेटा? बंदूकें। सब हंस पड़े मगर बालक गंभीर थे। उसने कहा, जब ये उगेंगी तब अंग्रेज इस धरती पर नहीं होंगे। दिन था 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का पावन पर्व। अमृतसर, जलियांवाला बाग, हजारों लोग शांति पूर्वक एकत्रित हुए थे, परंतु जनरल डायर ने मानवता पर गोलियां बरसा दी। चारों ओर चीखे, खून, लाशें, माताएं, बच्चे, मातम, मृत्यु, सन्नाटा, इतिहास कांप उठा। अगले दिन 12 वर्ष का भगत उस स्थान पर पहुंचा। उसने रक्त रंजित मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भरा। उसके आंखों से आंसू नहीं गिरे क्योंकि वह आंसू अब क्रांति बन चुके थे। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे भारत माता, मैं प्रण लेता हूँ जब तक इस मिट्टी से पराधीनता समाप्त नहीं होती, तब तक मेरा जीवन, मेरी सांसें, मेरी लहू का एक एक कतरा, सब कुछ तेरे चरणों में समर्पित रहेगा। मिट्टी ने जिसको जन्म दिया वह मिट्टी का कर्ज चुकाने आया था। समय आगे बढ़ा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। भगत सिंह ने भी सरकारी विद्यालय छोड़ दिए, विदेशी चीजों का बहिष्कार किया। देशभक्ति का एक एक कार्य उनका धर्म बन चुका था। जब आंदोलन वापस लिया गया, पूरा देश स्तब्ध था। तब भगत सिंह कहते हैं, देश को केवल भावनाओं से नहीं बल्कि संगठन, त्याग और साहस से स्वतंत्र कराया जाएगा। समय बीतता गया, भगत सिंह पढ़ने लगे। उन्होंने पुस्तकें उठाई, इतिहास, राजनीति, समाजवाद, लेनिन, मार्क्स, मजीनी, आयरलैंड, रूस, फ्रांस, हर एक क्रांति उनकी गुरु बन चुकी थी। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उन्होंने समझ लिया था कि स्वतंत्रता मांगी नहीं जाती, छीननी पड़ती है। इसी सोच ने उन्हें क्रांतिकारियों के दल तक पहुंचाया। वे जुड़े हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से। उनके साथी थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्ता, शफाकुल्ला खान, जतिन दास और ऐसे अनेक चेहरे जिनके जीवन का एक ही मकसद था, भारत की आजादी। जिनकी लहू में आग थी, जिनकी सांसों में क्रांति थी, वे भारत का इतिहास बदलने निकले थे। और फिर आया सन 1928। भारत में साइमन कमीशन आया। एक भी भारतीय सदस्य नहीं और भारतीयों का भविष्य तय करने चले थे। साइमन गो बैक। पूरा देश सड़कों पर उतर आया। लाहौर में इस विरोध का नेतृत्व कर रहे थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। लेकिन अंग्रेजी अधिकारी जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। निर्दयी प्रहार बार बार उस वृद्ध देशभक्त के शरीर पर बरसती रही। घायल लाला जी ने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी प्रत्येक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर कील साबित होगी। इसका और फिर एक महान देशभक्त हमेशा के लिए मौन हो गए।
तब भगत सिंह ने प्रण लिया, लाला जी की मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी, इसका बदला लिया जाएगा। इस बार यह प्रतिशोध किसी व्यक्ति से नहीं, इस बार यह प्रतिशोध अन्याय से था। इसका बदला लिया गया सॉन्डर्स की हत्या से। समय बीतता गया, पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल ने जनता की स्वतंत्रता पर एक बार फिर प्रहार किया। तब भगत सिंह कहते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। दिन था 8 अप्रैल 1923, दिल्ली, केंद्रीय विधानसभा, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और 2 बम, ऐसे जो किसी की हत्या ना करे। सुनवाई हुई। भगत सिंह ने कहा, हम अपराधी नहीं, हम राजनीतिक बंदी हैं। और फिर शुरू हुई भूख हड़ताल। उनके साथ थे जतिन दास। 63 दिन का अनशन और जतिन दास अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर गए। पूरा देश जाग उठा। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं, वे राजनीतिक, वे जन जन की आवाज बन चुके थे। वे जन जन की आवाज बन चुके थे। देश के कोने कोने से याचिकाएं भेजी गई, सभाएं हुई, जुलूस निकले, परंतु जिस शासन की नींव अन्याय पर टिकी हो उसे न्याय की भाषा समझ नहीं आती। जेल की काल कोठरी, दीवारों पर पसरा सन्नाटा, एक युवक लेने की जीवनी पढ़ रहा था। उसके लिए ज्ञान अंतिम क्षण तक जीवन का उत्सव था। नायमात्मा बलहीनेन लभ्य सत्यमेव जयते। फिर एक दिन परिवार अंतिम भेंट के लिए आया। क्या ही दृश्य रहा होगा। एक माँ जिसके सामने उसका बच्चा कुछ ही दिनों का मेहमान था। माँ रोने लगी। भगत सिंह ने माँ को समझाया, माँ ने खुद को संभाला। कितनी महानता थी उस माँ में जिसने अपने आंसू पी लिए और अपने बेटे को आशीर्वाद दिया। दिन था 23 मार्च 1931, संध्या का समय, लगभग 7:37। फांसी 24 मार्च सुबह को होनी थी, लेकिन अंग्रेज डर गए, इसलिए उन्हें निर्धारित समय से पहले गुप्त रूप से फांसी देने का निर्णय लिया गया। उन्हें बुलाया गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों मानव विवाह मंडप की ओर बढ़ रहे हो। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, भारत माता की जय। तीनों फांसी के फंदे को चूमते हैं। 23 मार्च 1931 भारत माता ने अपने 3 सपूतों को खोया नहीं, बल्कि सदा सदा के लिए अमर कर दिया। आज हमें अंग्रेजों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपे स्वार्थ, भ्रष्टाचार, अज्ञानता, उदासीनता और जातिवाद से लड़ना है। क्योंकि देश केवल सीमाओं से नहीं, देश उसके नागरिकों के चरित्र से बनता है। आइए हम ये प्रण लें कि हम अपने देश से प्रेम करेंगे, सत्य का साथ देंगे, अन्याय के सामने कभी नतमस्तक नहीं होंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और अपने देश को ज्ञान, चरित्र, साहस और संगठन से विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद।